एक साल पहले जब प्रधानमंत्री हर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जब अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे थे, ये उन्हीं का शब्द है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। 28 अप्रैल को 2024 को वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? गृहमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? हम सोच रहे थे कि गृहमंत्री नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं सब जगह, गृहमंत्री भी अचानक अर्बन नक्सल बन गए, प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल बन गए। ठीक एक साल पहले एक चैनल के इंटरव्यू में, और ये सब हमारे कागजात नहीं है, ये सब सबको उपलब्ध है, जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच अर्बन नक्सल की सोच है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कल शाम को क्या हो गया? अर्बन नक्सल नहीं याद आया आपको? और आपने धूमधाम बड़े तरीके से ये कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं सभी मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मंत्री, सरकार के प्रवक्ता। 11 साल से प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के बारे में चुप्पी नहीं तोड़ी। बार बार ये मांग की गई कांग्रेस पार्टी की नेताओं की ओर से, और भी पार्टियों ने मांग की कि जो जनगणना, जाति जनगणना 2011 में कराया गया था, और ये 2011 की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं, इस जो सवाल जवाब के रूप में जब मैं मंत्री था, ये आपको मिल गया है। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011, ये शहरी इलाकों में भी हुआ और ग्रामीण इलाकों में भी हुआ। और हमने मांग की 2014 से कि ये जाति जनगणना को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस जनगणना द्वारा, आप इसको प्रकाशित कीजिए। उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी, कुछ नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष खुद राज्यसभा में उठाए, राहुल जी बार बार लोकसभा में उठाए, सभी मंत्रियों ने उनकी आलोचना की। पर कल एक नया चैप्टर खोला गया कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और ये प्रधानमंत्री की सोच से ये निर्णय लिया गया है। तो 11 साल आप चुप रहे, और अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपने ये निर्णय लिया, हेडलाइन बनाया, जब सारा देश शोक मना रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर। उस बीच आपने ये कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। तो मैंने आपको आवंटन के बारे में कह दिया है, प्रधानमंत्री की सोच क्या थी एक साल पहले, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और जो 11 साल से हम मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना कराइए, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। 2011 की जनगणना के बारे में कल अश्विनी वैष्णव जी बहुत कुछ बोले। ये 2011 में, जैसा कि मैंने कहा, ग्रामीण और शहरी भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में कराया गया था। करीब 25 करोड़ परिवारों से जानकारी हासिल की गई थी, जाति की जानकारी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी। ये बात सच है कि जाति की जानकारी जो हासिल की गई थी इस सर्वे में,
वो प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ खामियां, कई खामियां थी। 2012 में, 2013 में मैं खुद मंत्री था और मैंने खूब कोशिश की राज्य सरकारों से मिलकर कि जो खामियां हमने पाई हर एक राज्य में, उसको हम कैसे सुधार सकें। बाद में इलेक्शन आया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा, हम जानकारी प्रकाशित नहीं कर पाए, पर मुझे खुशी है कि ये जो जानकारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से, वो आज भी मोदी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो पुराने जमाने में जो बीपीएल कहा जाता था, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, वो बीपीएल नहीं है अभी ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी, जो अभाव है, डेप्रिवेशन है, उसके आधार पर सारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू होते हैं। और मोदी सरकार ने उसी जानकारी को इस्तेमाल किया। पर जाति को लेकर जो जानकारी हासिल की गई थी, जिसमें सुधार चल रहा था 2013 में खास तौर से, वो पूरा नहीं हो पाया चुनाव के पहले। अचानक सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सरकार की ओर से ये कहा गया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। अगर राज्यों को करना है करने दीजिए, पर हम नहीं करेंगे। साथियों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान में जिम्मेदारी सेंसस कराने की केंद्र सरकार की होती है। यूनियन लिस्ट, यानी कि केंद्र सरकार की सूची में सेंसस शामिल है। पर क्योंकि सरकार नहीं करना चाहती थी, केंद्र सरकार नहीं करना चाहती थी, बिहार सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया और पहले कर्नाटक सरकार ने भी किया था। तो अलग अलग राज्य करने लगे। पर मुझे खुशी है कि कल मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पहचानी। इस संविधान के अनुसार सेंसस कराना, जनगणना कराना, जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये रहा पहला मुद्दा, कास्ट सेंसस को लेकर। 8,200 करोड़ की मांग 2019 में, अब 10,000 करोड़ रुपया होगा। मेरा अनुमान है 10,000 या 11,000 करोड़ रुपया जरूरत पड़ेगी। और उसकी तुलना में इस बजट में, इस साल के बजट में आपने 575 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट को आए और जो आपको और धनराशि की जरूरत पड़ेगी वो पार्लियामेंट से अनुमति लें और जल्द से जल्द आप ये जनगणना शुरू कराइए। जनगणना करने में करीब 10 महीने लगते हैं, करीब 10 महीने। तो अगर आप नवंबर में भी शुरू करेंगे तो 10 महीने अनुमान लगा लीजिएगा, अगस्त तक आप खत्म कर पाओगे। जितना भी आप उसको तेजी से करो, 6-7 महीने तो लगेंगे ही। तो ये रहा कास्ट सेंसस को लेकर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कास्ट सेंसस के संदर्भ में। बाद में वो 50% और 15.5 के बात में मार करूंगा। हर एक जनगणना में 1951 से लेकर हर 10 साल जो जनगणना कराया गया था, उस जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
हासिल की जाती थी। हमारे देश में करीब 1250 अनुसूचित जाति हैं और करीब 750 अनुसूचित जनजाति हैं। करीब के जैसा कि मैंने कहा, मानकर चलिए 1250 अनुसूचित जाति और मानकर चलिए 750 अनुसूचित जनजाति। इन सारी जातियों की जनसंख्या क्या है, वो 1951 की जनसंख्या से मिल रहा है। तो 2021 में अगर मोदी सरकार कराती, तब उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी जनसंख्या आपको मिल जाता। तो एक्स्ट्रा क्या है कास्ट सेंसस में? एक्स्ट्रा ये है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है, जो नहीं ली गई थी 1951 से, वो ली जाएगी। तो जनसंख्या में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने अपर कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं, वो भी मिल जाएगा। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपको तो मिलेगी ही, पर एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त जानकारी क्या मिलेगी कि ओबीसी की जनसंख्या क्या है और जो नॉन ओबीसी हैं, नॉन शेड्यूल्ड कास्ट है, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरी जानकारी, जैसा कि राहुल जी बार बार कहते थे, ये एक्सरे आपको मिल जाएगा। समाज में जाति आधारित जनगणना करेंगे तो आप जनगणना की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग जातियों की जनसंख्या क्या है, और क्यों हम ये जानकारी चाहते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में आरक्षण जनसंख्या पर दिया जाता है। इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो दूसरी बात, ये 50% को लेकर बार बार मैं आज अखबार में पढ़ रहा हूं, बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कल शाम को इन्होंने कास्ट सेंसस की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं, बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है, नई बात नहीं होगी। बिहार में, तेलंगाना में हो चुका है, और बिहार में 65% रिजर्वेशन दिया गया है, और तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मुसीबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में पहली बार 28 सितंबर 1962 में एक मशहूर केस है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं वो जजमेंट आपको दिलवा दूंगा, एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 1962। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% एक सीमा होनी चाहिए, आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं नहीं कहा था, पटेल साहब ने कभी नहीं कहा था, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं कहा था। 28 सितंबर 1962 को सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद कई निर्णय में यह दोहराया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट, जिसके वजह से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, नरसिम्हा जी की सरकार, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, 16 नवंबर 1992
16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा, इंदिरा सोनी सब लोग जानते हैं। इंदिरा सोनी निर्णय में भी यह दोहराया गया कि आप मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिशें आप लागू कर सकते हैं, ये बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, पर एक शर्त लगाई। और वो शर्त क्या थी कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होगा। तो एमआर बालाजी का निर्णय उन्होंने दोहराया। उसके बाद 1992 के बाद कई राज्यों ने आरक्षण बढ़ाए, 50% की सीमा पार कर गए। पर एकमात्र राज्य था, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों को जानकारी नहीं है, एकमात्र राज्य जिसका आरक्षण का कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया, 9वीं सूची में शामिल किया गया, 9th शेड्यूल में शामिल किया गया। और वो कौन सा कानून था? एंट्री 257, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, reservation of seats in educational institutions and appointments or posts in the services under the State Act 1993। नरसिम्हा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इस कानून अधिनियम को, तमिलनाडु के अधिनियम को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, उन्होंने बातचीत हुई केंद्र सरकार से और यह निर्णय लिया गया कि 9वीं सूची में यह अधिनियम शामिल किया जाएगा। अगर आप देखें 9वीं सूची में, और 9वीं सूची के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊंगा, 284 एंट्री हैं, 284 कानून हैं जो 9वीं सूची में शामिल किए गए हैं, और एकमात्र आरक्षण कानून तमिलनाडु का है। ज्यादातर कानून भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो तमिलनाडु का कानून आया यहां। संविधान के 9वीं सूची का माने क्या है? संविधान की 9वीं सूची का माने यह है कि इस पर कोर्ट का निर्णय यह नहीं लिया जा सकता, यह कोर्ट से संरक्षित है, न्यायालय इस पर टिप्पणियां नहीं कर सकती, इसमें बदल नहीं ला सकती। ये तब सोच था, इसमें भी कुछ परिवर्तन आया है, उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब माफ कीजिएगा, ये थोड़ा क्लासरूम के माफिक हो रहा है, पर ये सब जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये जानकारी आपको मोदी सरकार से नहीं मिलेगी। तो ये तमिलनाडु का कानून शामिल किया गया 9वीं सूची में 1994 में, इफेक्टिव 31/8/1994 ये शामिल किया गया। तो तमिलनाडु में आज संरक्षण 69% है, पर वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, वो सुरक्षित है, हमारे संविधान के द्वारा वो सुरक्षित है, एकमात्र राज्य है। तो ये 50% सीमा की मांग राहुल जी ने क्यों की? 50% की सीमा को हटाने की मांग खरगे जी ने क्यों की? एआईसीसी ने क्यों की अहमदाबाद में? क्योंकि अगर आप 50% पार करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा यह गैर संवैधानिक है, तमिलनाडु को हटाकर। और यही हुआ है। बिहार में जो कास्ट सर्वे कराया गया था,
जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मिली-जुली सरकार थी, जब पलटी के पहले सरकार, तो पलटी के पहले सरकार ने करवाया था। और 65% आरक्षण बिहार में, कोई हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट आए, अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री अभी बिहार जा रहे हैं, 4 तारीख को मेरे ख्याल में जा रहे हैं बिहार, हालांकि सऊदी अरेबिया से लौटे और फौरन ऑल पार्टी मीटिंग में तो आए नहीं, बस बिहार चले गए। वो कुछ भी कहें आरक्षण को लेकर, 65% आरक्षण लागू नहीं होने वाला है बिहार में जब तक ये 50% सीमा नहीं हटाया जाएगा। क्या रोक रहा है मोदी सरकार को कि आप 9वीं सूची में शामिल कराओ, 9 शेड्यूल में शामिल कराओ, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाओ कि ये 50% लागू नहीं होगा, विशेष सत्र बुलाओ। यही तो मांग कल राहुल जी ने कही कि जब तक संविधान में आप संशोधन नहीं करोगे तो एमआर बालाजी से लेकर इंदिरा साहनी जजमेंट 1962 से लेकर 1992 तक 30 साल में 6-7 बड़े बड़े निर्णय आए हैं जहां 50% की सीमा को पार करने के लिए वो संविधान के उल्लंघन है, संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। तो 50% की सीमा बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, हरियाणा के लिए, कर्नाटक के लिए, तेलंगाना के लिए, बिहार के लिए, गुजरात के लिए, कहीं भी। अब 50% किसको लागू होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस 50% में नहीं आते हैं, वो अलग है। ये 50% सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लागू होता है। तो हमारी दूसरी मांग है, संविधान में संशोधन कराओ, 50% की सीमा हटाओ, तभी कास्ट सेंसस का कुछ मायने रखता है। कास्ट सेंसस क्यों करा रहे हैं? जनसंख्या की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, और इसमें कोई राज नहीं है कि जब आप वो जनसंख्या की जानकारी आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की जनसंख्या 50% से बहुत ज्यादा है। तो वो सीमा पार करना ही है। सिर्फ सेंसस कराने से कोई फायदा नहीं होगा, पहला कदम है, कराना चाहिए। एक्सरे पहले होता है, बाद में इलाज होता है। तो पहला इलाज है 50% सीमा। कैसे हटाएंगे आप? संविधान में संशोधन कराइए, संविधान में साफ लिखिए दैट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वर्गों के लिए ये 50% सीमा लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने अभी 7 फरवरी को, 6 फरवरी 2025 को राज्यसभा में एक भाषण दिया। वो हर साल लोकसभा में एक बार ही बोलते हैं और राज्यसभा में एक बार बोलते हैं, बस। वो प्रेसिडेंट्स एड्रेस के जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है तभी प्रधानमंत्री बोलते हैं, और तो बोलते ही नहीं और आते भी नहीं है। 6 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने कहा था, अरे हमारे पहले स्टॉप गैप प्रधानमंत्री, शब्दों का इस्तेमाल देखिए, स्टॉप गैप, जवाहरलाल नेहरू को स्टॉप गैप प्रधानमंत्री कहा था, यानी कि ये संविधान भी स्टॉप गैप है, डॉक्टर अंबेडकर भी स्टॉप गैप है, सरदार पटेल भी स्टॉप गैप है। उन्होंने कहा, और मैंने आपत्ति जताई, पर चेयरमैन साहब ने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा, आप कैसे इनको स्टॉप गैप प्रधानमंत्री कह सकते हैं? और उन्होंने क्या कहा कि स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने संविधान का पहला संशोधन कराया 1951 में। इस संविधान का संशोधन क्यों कराया गया? प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। मेरे पास
ये जो संविधान का पहला संशोधन किया गया 1951 में, पहले एक सेलेक्ट कमिटी बिठाई गई थी। तब लोकसभा राज्यसभा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आजादी के बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाया गया। राज्यसभा नहीं था 1951 में, उसका नाम लोकसभा नहीं था, प्रोविजनल पार्लियामेंट कहा जाता था, पार्लियामेंट कहा जाता था, कभी कभी प्रोविजनल पार्लियामेंट। और पहले संशोधन के लिए 21 सदस्यों वाली एक सेलेक्ट कमेटी बिठाई गई। उस जमाने में विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाते थे, आजकल तो वो नहीं रहा। आजकल बिल आता है, उस पर चर्चा होती है और पारित हो जाता है, कमेटी में समीक्षा के लिए भेजा नहीं जाता। 21 सदस्यों की समिति बनी और ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। मैंने पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी के आर्काइव से इसको ढूंढ निकाला है। सदस्यों के नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सी राजगोपालाचारी गृह मंत्री, बी आर अंबेडकर कानून मंत्री, दुर्गाबाई देशमुख, एच एन कुंजरू, एम गौतम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 2 साल बाद जनसंघ स्थापित करते हैं, उसके बारे में मैं उल्लेख करूंगा। और कई लोग हैं के हनुमंतैया, नजीरुद्दीन अहमद, राज बहादुर, देवकांत बरुआ जो आगे बढ़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने। 21 सदस्यों वाली ये बैठक सेलेक्ट कमेटी थी। इन्होंने एक रिपोर्ट तय किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया। इसमें लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब्जेक्ट टू अ मिनट ऑफ डिसेंट। क्यों? ये पहला संशोधन जो किया गया, क्यों कराया गया, ये आपको बताएगा नहीं कोई। 9 अप्रैल 1951 बड़ा महत्वपूर्ण तारीख है हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में। 9 अप्रैल 1951 सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया, चंपकम दुरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उल्टा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरायराजन, क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास पिटिशनर था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरायराजन, 9 अप्रैल 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण आप नहीं दे सकते जनसंख्या के आधार पर। और मद्रास, तत्कालीन मद्रास सरकार, मद्रास तमिलनाडु का नाम मद्रास था तब, तत्कालीन मद्रास सरकार का जियो था आरक्षण को लेकर, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस वजह से एक कारण, महत्वपूर्ण कारण था, उस वजह से नेहरू जी की सरकार, जिसमें राजगोपालाचारी जी गृह मंत्री थे, क्योंकि सरदार पटेल का देहांत हो गया था दिसंबर 1950 में, और यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 9 अप्रैल 1951 का। इस पहले संशोधन द्वारा, संविधान का पहला संशोधन जो स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने किया, जो स्टॉप गैप कॉन्स्टिट्यूशन में किया, जिसके सदस्य स्टॉप गैप लॉ मिनिस्टर थे, ये सब प्रधानमंत्री की भाषा है। ये पहला संशोधन क्या करता है? पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) शामिल करता है इस संशोधन में। यानी कि जब यह संशोधन अपनाया गया था 24 नवंबर 1949 को, जिसके वजह से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, उस संविधान में
आर्टिकल 15(4) शामिल नहीं था। यह आर्टिकल 15(4) आया 1951 में। और यह आर्टिकल 15(4) कहता क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes and scheduled tribes। यानी कि अनुच्छेद 15(4) केंद्र सरकारों को, और इस संदर्भ में केंद्र सरकार ही सरकार है, पूरा अधिकार देता है, हक देता है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं। ये नहीं था जो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर को, उसमें नहीं था। इसीलिए 9 अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर को। तो ये पहला संशोधन जो हुआ 1951 में, जिसकी आलोचना 6 फरवरी 2025 को हमारे प्रधानमंत्री ने की, इसका एक मकसद था कि आरक्षण को आप सुरक्षित रखो। और मिनट ऑफ डिसेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। ये मैं आप लाइब्रेरी से मैं ढूंढ निकाला हूं, मैं आपको दे दूंगा। तो ये 15(4) का था। ये आरक्षण का इतिहास है। तो 50% सीमा की आप जान गए होंगे इसका महत्व क्या है। आप जाति जनगणना के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर आप आरक्षण देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आप 50% क्रॉस करोगे, और 50% अगर आप क्रॉस करोगे तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। तो यह 50%। तीसरा मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। तीसरा मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया वो अनुच्छेद 15(5) को लेकर। अनुच्छेद 15(5) कहता क्या है। ये लागू हुआ, अर्जुन सिंह जी मंत्री थे, एचआरडी मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में आर्टिकल 15(5) लागू हुआ। आर्टिकल 15(5) सर्वसम्मति से पारित हुआ दोनों सदनों में। 2006 जनवरी 20 2006 से ये लागू हुआ। और आर्टिकल 15(5) क्या कहता है। आर्टिकल 15(5) ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल वगैरह वगैरह, shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes or for scheduled tribes, insofar as such special provision relate to the admission to educational institutions, whether aided or unaided by the state, etc., etc., including private educational institutions। संविधान में अनुच्छेद 15(5) कहता है कि सरकार को पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के युवाओं के लिए आप सभी शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी और निजी दोनों में आप आरक्षण दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार एक अधिनियम बनाई, वो भी पारित हुआ सर्वसम्मति से। वो पारित हुआ कि केंद्र सरकार जो संस्थाएं चलाती है, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आरक्षण ओबीसी को भी मिलेगा।
यानी कि तब तक सिर्फ एससी एसटी को मिला करता था, एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में मिलेगा। ये 2007 में ये अधिनियम बना। उसके बाद ये जो अनुच्छेद 15(5) है, चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बारे में मैंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था। ये 31 मार्च को मैंने एक पूरी जानकारी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे ये मामला चला, और आखिर में जनवरी 29, 2014, तभी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पर इलेक्शन कोड शीघ्र ही आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15(5) संवैधानिक है, बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि चुनौती तो उसी को लेकर था। 8 साल तक लंबित था, 2007 से लेकर 2014 तक 7 साल तक लंबित था। 11 साल से मोदी सरकार सोई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15(5) कानूनी है, संवैधानिक है। संविधान की पूजा करने वाले संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान का नजरअंदाज कर रहे हैं। और कल राहुल जी ने मांग की, अहमदाबाद में हमने मांग की, खरगे जी ने मांग की अपने भाषणों में कि अनुच्छेद 15(5) को आप लागू कीजिए, न केवल सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में बल्कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी। तो ये 3 मुद्दे, कास्ट सेंसस, 50% सीमा और अनुच्छेद 15(5), ये कांग्रेस पार्टी की सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण की एजेंडा रही है। राहुल जी ने इस पर बार बार अपनी बात संसद के अंदर, संसद के बाहर रखी है। उनकी आलोचना भी हुई, कई लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की, और जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल बुलाया राहुल जी को, और लोग जो इसकी वकालत कर रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे, उनकी भी उन्होंने आलोचना की। पर कल एक पहला कदम लिया गया, हेडलाइन बना, हेडलाइन जरूर बना, पर कोई डिटेल्स नहीं है, आवंटन नहीं है, समय सीमा नहीं है, किस तरीके से ये जानकारी हासिल की जाएगी उसका कोई डिटेल नहीं है। और जानकारी हासिल करने के बाद क्या 50% की सीमा हटाओगे, उस पर चुप्पी। क्या कास्ट सेंसस के बाद आप आर्टिकल 15(5) लागू करोगे, उस पर चुप्पी। तो साथियों, ये कल मेरे ख्याल में हेडलाइन मैनेजमेंट ही था और कुछ नहीं था। इसको हम गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? इनका इतिहास देखिए। 2019 को 24 दिसंबर को इन्होंने क्या कहा था और 6 साल बाद क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है 4 बजे को, इस पर विचार होगा। पर जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हमारे देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे संवेदनशील मुद्दा आज के संदर्भ में पहलगाम को लेकर है। कास्ट सेंसस की बात तो होगी कल, पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश इंतजार कर रहा है। जो परिवार, जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिनके सदस्य शहीद हुए हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री यहां वहां जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, हेडलाइन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस पर भी कल चर्चा होगी। इसको हमें आगे ले चलना है। 50% सीमा का मुद्दा संसद में हम उठाएंगे। जब हमने एक विशेष सत्र की मांग भी की है, पर वो विशेष सत्र हमने सिर्फ पहलगाम तक ही सीमित रखा है। पर जब मॉनसून सेशन होगा, तब
ये 50% सीमा की बात फिर से उठेगी, अनुच्छेद 15(5) की बात फिर से उठेगी, लगातार हम उठाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जिन्होंने एक यू टर्न लिया, एक सबसे बड़ा यू टर्न लिया इन्होंने, जीएसटी पर उन्होंने यू टर्न लिया, आधार पर उन्होंने यू टर्न लिया, मनरेगा को लेकर यू टर्न लिया, खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर यू टर्न लिया, जाति जनगणना को भी उन्होंने यू टर्न लिया है। ये यू टर्न, ये पलटी करने की बीमारी नीतीश कुमार जी को कहां से आया है अभी आपको जान रहे होंगे। ये जुगलबंदी है, पलटी की जुगलबंदी। पलटी करने में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। पहले से मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, आधार, जीएसटी, कुछ भी आप देखते जाइए। और सबसे अभी जो नया मिसाल आया है देश के सामने यू टर्न का, वो जाति जनगणना। तो उम्मीद करते हैं कि जो कल राहुल जी ने मांग की, आप डिटेल बताइए। और एक चीज कल राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राज्य सरकारों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि ये राज्य सरकार ही लागू कर पाएंगे। ये एन्यूमरेटर जो होते हैं, 30 लाख लोग ये जानकारी हासिल करने में लागू होंगे। 30 लाख ये लोग टीचर लोग, अध्यापक हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो आपको राज्यों से संपर्क में रहना होगा, राज्यों के साथ आपकी बातचीत होनी होगी। सिर्फ प्रवचन देने से ये नहीं होगा, आपको राज्यों को पूरा सहयोग आपको मिलना चाहिए। सभी राज्यों को बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, बैठक कराइए और ये आश्वासन दीजिए देश को कि आप अगले 10 महीने के अंदर ये जनगणना, और खास तौर से जाति जनगणना जो पहली बार हो रहा है, आप इसको पूरा करेंगे। और इसका जो असर होगा वो कदम आप लेंगे अभी से, यानी कि वो 50% सीमा हटाने के लिए और 15(5) को निजी संस्थाओं में लागू करने के लिए। शुक्रिया। हाँ जी, एक एक करके। हाँ, Smita Sharma here. Just two quick questions. One is, was there any significant difference in the Telangana-Karnataka models because Karnataka census report took more than a decade, of course, to be tabled. Do you also perhaps see some sort of an electoral pushback or a blowback in terms of communities for the stand taken? And in terms of your request for the special session for Parliament on Pahalgam, do you see that happening at all? Have you heard back from the government in terms of a response? Well, we have made, first we made a request for an all-party meeting. That was agreed. Within 2 days it was called. Prime Minister had the time to go to Bihar. He didn't have the time to come for the all-party meeting. But nevertheless, the meeting took place. Congress President and Rahul ji raised concerns, but most importantly, extended full unstinted support to the government, to this terror attack, which in the words of the CWC resolution was masterminded by Pakistan. We are very clear. इसके सूत्रधार पाकिस्तान है, इसमें कोई संकोच नहीं है हमें बोलने की, और ये हमारे रेजोल्यूशन में भी हमने कहा। तो उसके बाद आफ्टर दैट Rahul ji, Kharge ji, both wrote to the Prime Minister asking for an all-party meeting. We have not heard, frankly, anything from the government. We did what we thought was in the public interest. We should have a special session on 22nd of February 1994. Please remember, 22nd of February 1994. Lok Sabha and Rajya Sabha passed a unanimous resolution regarding POK. Unanimous resolution. So this is the time to review, refresh, renew that resolution. Why is the government hesitant? Why is the government not willing
to call for a special session. They are assured of full cooperation from all political parties. Nobody is going to speak out of line. It will be a powerful demonstration of a collective resolve. सामूहिक संकल्प का एक बहुत प्रभावशाली संदेशा जाएगा कि ऐसे वक्त में राज्यसभा लोकसभा दोनों एकता है और एकजुटता भी है. So I am still hoping that the government will agree. Now, as far as your first question is concerned, my position has always been, according to the Constitution, census is the responsibility of the central government. State governments do surveys. Census is explicitly mentioned in the 7th schedule under the union list of the Constitution. So, whatever, there have been surveys done in Karnataka, there have been a survey done in Telangana, there's a survey done in Bihar, some other states have done surveys also, I am aware. It does create, it is a political issue because some people feel they are overcounted, some people feel that some groups have been overcounted, some groups feel they've been undercounted. That is inevitable. But in a society where caste is the fundamental, what is Indian society defined by? Indian society is defined, there are 4 identity markers for Indian society. First is caste, second is religion, third is language, fourth is region. Manmohan Singh ji's government introduced a 5th identity marker. I always say there was a 5th identity marker, that is UID. Aadhaar also is an ID. So jokingly I told my friend Nandan Nilekani, we are now adding a 5th identity. But fundamentally India is defined by caste, religion, language and region. We are not defined by Aadhaar number, But fact is, so the caste will remain, it's a permanent feature of our society. The Constitution abolishes untouchability, but it provides for caste-based reservation. Please remember this. It provides for caste-based reservation, but it abolishes untouchability and calls for special provisions to deal with caste discrimination. So, as long as that is there, we have to do the caste census. I think the caste census is a step in the right direction. Let us await the results of the caste census. We hope that adequate budgetary allocations will be made. As I said, even in December 2019, if you look at the press release of the PIB, they had said that the 2021 census will extend from April 2020 to February 2021. That is, it will take 10 months. So whatever you do, say tomorrow, you allocate another 8,000 crores to the Union Home Ministry, which you have to do. It will take 10 months for this census to be completed. How do you respond to the fact that the Congress did not do it for the last, everybody's saying that you didn't do it for so many decades and you had an opportunity in 2010 when the cabinet met, it was divided and you did, enumerate it, but you didn't enlist it. So why, what? No. 2011, there was a debate in Parliament, okay? There was a debate in the cabinet, which I am not at liberty to disclose, but in Parliament, there was a full-fledged debate, both pro and con, both in favor of a caste census and against a caste census. As a result, the government of the day took a view. I was not the Minister of Rural Development then. Vilasrao Deshmukh ji was the minister when the decision was taken. I became minister only on, if I recall right, I became minister only in July, I think 14th of July or 15th of July, and I started the process for the census. But the decision had been taken when Vilasrao ji was the Rural Development Minister.
And the decision of the government was that we were doing a socio-economic census anyway to replace the BPL of 2002. So why don't we, it was originally called socio-economic census, we'll call it socio-economic and caste census. By the way, ये गलती सब लोग करते हैं, इसको बार बार सोशो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं ना, ये सोशो-इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, सोशो-इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस. अगर आप देखेंगे इसको सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, आधारित जनगणना. So decision was taken. Now, as I said, 25 crore households were surveyed. We did not have a master list of castes on which you would tick. We depended on the information that the person was providing, and the entry would be made in the tablet. This was the tablet. This was the tablet given to all the enumerators. By the way, this was a make in India. This is made by Bharat Electronics and ECIL. This was a tablet that was given to about 4 lakh people who were involved in this survey, in the census. Now, we went and we asked a person, Jati kya hai? Nim Jati yeno. You know, in the local language, Telugu, Kannada, Malayalam, local Hindi, aapki Jati kya hai? You would get the response and the enumerator would enter the response. Then we had to tabulate, we had to cross-check, and we found a lot of anomalies. We found errors in spelling, we found errors in tabulating. So there was a system that was there in the socio-economic caste census methodology, which has been explained. Incidentally, this was circulated to all MPs in simple language, explaining how this socio-economic caste census was done. Now, we were able to get a first cut of the caste data sometime in the first half of 2012. Okay? From then on, the process of cleaning the data started. There were problems in socio-economic data. There was also a problem in the caste data. It took almost a year and a half. By end of 2013, we were in a position, I think, to say with 75% reliability or 80% reliability. Now, what happened in Bihar and Telangana? Learning from that experience, they went with a master list, enumerating list. So, the socio-economic caste census, remember, in 2011 was the first time caste data was being canvassed. First time. The first time it was, last time it had been canvassed, was it 1931? It was also canvassed in 1941, but in 1941 was not published because of the war. In 1931 it was canvassed, but much water has flown since 1931. No, we could not publish. In my view, when the new publishing in 2014 was out of the question because the code of conduct was coming into play in February. If the Modi government was serious, they could have cleaned up that data of the SECC 2011 and published that data at the end of 2014. However, they didn't do that. And if they felt that the caste data was not reliable, they could have done a fresh socio-economic caste census. No. What they did, they took the socio-economic data. Even today, many government programs of the Modi government are dependent on the socio-economic deprivations data collected from this census. So they took the socio-economic deprivations, जो सामाजिक और आर्थिक अभाव की जानकारी थी, उसको उन्होंने अपनाया, पर जाति की जानकारी नहीं अपनाई. And the reason for that is very simple. Mr. Modi and the RSS have been dead against
a caste census from day one. The RSS has been against a caste census. Mr. Modi has been against a caste census. And that's why yesterday Mr. Rahul Gandhi said it was a sudden development. It was sudden, unexpected. And the reason is very simple, as I told you. I mean, look at the slogans that were done in Maharashtra election campaign 1 year ago. Ek hain to, I mean, you remember that. So, I don't want to repeat it, but I have told you exactly what Prime Minister said in 2014. PM Modi says Congress pitch for caste census is an urban Naxal thought. So, that's my argument, that's my argument. Is I'm trying to be as open and with the information as possible. Sir. And I would urge you, those of you who are interested, one of the few websites of the UPA time that has survived is the SECC website. You please go to secc.gov.in and you will find this also there. Okay, you will find a lot of information. Sir. But I would request you to read this because this explains in very simple. कल आपको मिल गई होगी. कल मैंने सबको भेजा था. It explains in very simple language what this caste census, how this caste census was conducted. Sir. But let me also reiterate, there were different points of view on doing a caste census. But over a period of time, Mr. Rahul Gandhi has built a consensus in the Congress party. It's not been easy. It's taken him almost over 5 years. And I think in this he has been helped enormously by the fact that the Congress president himself has been a votary for the last 50 years. So we had a special CWC session on the caste census. We have had numerous resolutions on the caste census. No, there are problems. It's not easy. It's not easy. No, it's not easy. We have to manage it. We have to educate it. एक minute. We have to educate, we have to manage, we have to persuade, no doubt about it. सर मेरा सवाल ये है, आपने आरएसएस का जिक्र किया, दो छोटे सवाल है कि आरएसएस प्रमुख जब ये अनाउंसमेंट होती है उसकी एक शाम पहले आरएसएस प्रमुख पीएमओ प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, क्या आप उसमें कोई लिंक देख रहे हैं? और जिस तरह से सीसीएस, सीसीपीए और तमाम कैबिनेट की बैठकों के बीच में ये अनाउंसमेंट हो जाती है पहलगाम के पूरे आतंकी हमले के बीच, इसके पीछे क्या मंशा आप देख रहे हैं? और दूसरी बात, कल राहुल गांधी बार बार बिहार के सेंसस का जिक्र कर रहे थे कि तेलंगाना का सही है, बिहार का गलत हुआ है, तो वो गलत सेंसस क्या आरजेडी भी इसको मानती है और क्या वाकई में बिहार का कास्ट सर्वे जो है वो गलत हुआ है? नहीं सर्वे नहीं, देखिए तेलंगाना पहला सवाल जब मुझे भी जानकारी मिली कि मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, मैं भी इस सोच में था कि पहलगाम को लेकर मिल रहे हैं। जब सीसीएस की बैठक होती है, सीसीपीए की बैठक होती है, मेरी भी ये सोच थी कि ये सब पहलगाम को लेकर है और कुछ ना कुछ एक्शन होगा, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है एक्शन का। और प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा है, और वो भी अंग्रेजी भाषा में कहा है, हिंदी में नहीं कहा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा अचानक, वी विल आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड तीसरा शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, पनिश, परस्यू, हम पहचानेंगे, पता करेंगे और उनके पीछे जाएंगे, उनको मारेंगे, वही तो कहा बिहार में। तो मैं ये सोच रहा था कि मोहन भागवत का मिलना, सीसीसीएस का होना, सीसीपीए का होना, ये सब पहलगाम के संदर्भ में मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं सब सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग ये करेंगे। तो इसीलिए मेरे मन में ये शक होता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। सर बिल्कुल हेडलाइन मैनेजमेंट है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है बस। सर दो सवाल है जयराम सर, दो सवाल है, एक मिनट, दो सवाल है सर। दूसरा देखिए, बिहार में सर्वे हुआ, तेलंगाना में सर्वे हुआ। तेलंगाना में जब सर्वे हुआ, उन्होंने बिहार से बहुत कुछ सीखा।
बिहार में जिस तरीके से हुआ, तेलंगाना में जो सबक उन्होंने सीखे उसमें वो शामिल किए गए उस मेथडोलॉजी में। तो हमेशा जब किया जाता है, पहली बार हो रहा है ना, जैसा बिहार में किया गया, वो SECC 2011 से उन्होंने सीखा। बिहार में वो एन्यूमिनेटर मास्टर लिस्ट था, तेलंगाना में भी यही था। तो मैं ये नहीं, कोई सर्वे जो होता है हमेशा कोई कुछ सवाल उठाए जाते हैं, इसमें ये खामियां हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये मेथडोलॉजी में सुधार हो सकता था। तो इसलिए हमेशा अहमदाबाद में भी हमने ये कहा है, अगर आप हमारे अहमदाबाद प्रस्ताव पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें हमने कहा है कि इसलिए केंद्र सरकार को सेंसस कराना अनिवार्य है। जब सेंसस कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल कराता है उस पर सवाल नहीं उठते हैं, लोग सवाल नहीं करते हैं। क्या किसी ने सवाल किया है कि आपने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की संख्या आपने कम दिखाई है? नहीं, एक सिस्टम है, एक ऑफिस है, इसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। 1872 से हम सेंसस करा रहे हैं। पहला सेंसस 2021 का सेंसस जो है ये हमारे देश का 16वां सेंसस है। 16वां सेंसस। बहुत कम देश हैं जहां सेंसस का अनुभव जितना हमारे देश में है, बहुत कम देशों में है। 1951 में पहला सेंसस हमने करवाया, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। नहीं, मैं सेंसस की बात कर रहा हूं, सेंसस कराना। और 1991 के सेंसस से लेकर हर एक सेंसस में हर 10 साल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ली जाती है। मैंने आपको कहा 1200 से ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं, 750 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी जानकारी लेना। नई बात 1994 के बाद जो है ओबीसी की संख्या आती है। Do you think such a census would count, apart from SCs and STs, only OBCs or also general category? And secondly, how do you ensure that the census goes beyond counting numbers and also gives an assessment of land ownership, presence of representation in government jobs, in organized sector jobs of each caste? See, as of now, the press release of December 19th, 2019, all it says, give me a minute, I'll just read out for you. The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the proposal for conducting a census of India at a cost of rupees 8,054 crores and updation of the National Population Register. ये भी very important, NPR, यानी कि citizenship के बारे में. National Population Register at a cost of 3,900 crores. इसकी तुलना में इस बजट में सिर्फ 575 करोड़ आवंटन हुआ है. So you can imagine how serious the Modi government is. Now, the census of India will cover the entire population of the country, while the NPR will also cover all the population except in the state of Assam, because that time, NRC was being held. Now, what are the details? What will this census do? They're very important. The Indian census is the largest administrative and statistical exercise in the world. The next decennial census is due in 2021 and would be conducted in 2 phases. Phase 1, house listing and housing census. That is April to September 2020, and population enumeration, which is Jansankhya, 9th February to 28th February 2021. Then it goes on to mention what are the information that will get collected. The main, from what I understand, which they released, the asset surveys are done separately. The SECC did the asset survey. How many cycles are you owning? किनके पास गाड़ी है, 2-wheeler है, गाड़ी है, वो सब SECC से हासिल किया गया था. बट जो जनसंख्या कराया जाता है वो ज्यादातर पॉपुलेशन तक सीमित रहता है. तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन I am not so sure that they are going to include in the जनसंख्या. See, क्या आता है इस जनसंख्या से? Motorized 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, fishing boat.
मैकेनाइज्ड 3-व्हीलर, 4-व्हीलर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट? क्या आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी एम्प्लॉई है कि नहीं? क्या आपके परिवार में कोई नॉन एग्रीकल्चर में काम करता है कि नहीं? तो क्या आपके सदस्य परिवार के कोई सदस्य के 10,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा आय है कि नहीं? देखिए, सो इन अ वे दिस एसईसी जो 2011 में पहली बार किया गया था, जिसकी आज आलोचना हो रही है, ये सारा जानकारी और ये सारी जानकारी सरकार इस्तेमाल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशो इकोनॉमिक डेटा सरकार इस्तेमाल कर रही है, पर कास्ट डेटा वो इनकार कर दे रही है। Yeah. But it was the Congress government which has for years together, I've answered your question. which He has asked the let me question. come to I've that, answered the which has sat on the Mandal Commission report for years together, until it was VP Singh government who implemented it, and even it found opposition from some of the section of the Congress. Now, how do you justify your change of heart? My dear sir, if you want to get into history, Mandal was implemented by VP Singh to deal with the challenge of Devilal. Kamandal started to deal with Mandal. Do you want lessons in history? I'll give you lessons in history. So this is not, I'm not getting into politics here. Fact is, Mandal Commission was submitted in 1980. VP Singh announced the implementation. It went to the Supreme Court. 1980. 1980. 80. 1980. I don't play with facts. Okay. 1980. 1990, it was implemented by VP Singh because he saw a threat from Devilal. Then, when Mandal was implemented, BJP started Kamandal. Why are we getting into all this? Fact is, Mandal submitted a report. Fact is, it took 10 years to get implemented. Fact is, it went to Supreme Court. Fact is, from Supreme Court, no, whether we sat on it, where we kept the report, whether we discussed the report, I would request you to go through the archives. It is wrong to say that we sat on it. We couldn't sit on so many volumes of that report. We had a discussion on it. There was discussion. Arjun Singh implemented that Mahajan Commission report in Madhya Pradesh. Please remember this. Those who criticize the Congress government, please look at Arjun Singh's record as Chief Minister, who implemented the Backward Class Commission report. Who implemented the Backward Class Commission report in Gujarat when Madhav Singh Solanki was the Chief Minister. So, no, these are not his. The issue here is Mr. Modi. The issue is not Congress party. मैंने कल कहा है, बीजेपी को तय करना है, उनका निशाना कौन है? कांग्रेस पार्टी है या पहलगाम के आतंकवादी या पाकिस्तान? कांग्रेस को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, पहलगाम को लेकर निशाना हम, ये मंडल और ये कास्ट सेंसस को लेकर निशाना हम। सवाल ये है कि एक साल पहले जिस व्यक्ति ने जाति जनगणना को अर्बन नक्सल सोच कहा था, अचानक उन्होंने अपना विचार कैसे बदला? बताएं। देश के नाम एक संदेश दें, देश के नाम संदेश देने में उनका कोई मुकाबला नहीं। उन बताएं देश को क्यों उन्होंने 11 साल तक इसका विरोध किया, चुप रहे, और अचानक उन्होंने ये निर्णय लिया कि कास्ट सेंसस कराएंगे। बोलने दीजिए। इशू वो है, इशू ये नहीं है कि कांग्रेस क्या की, 10 साल बैठी रही, कुछ नहीं किया। बात यह है कि जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, वो लागू हुआ, रोजगार के लिए लागू हुआ, और शिक्षक संस्थाओं में 2007 से लागू हुआ। सर, क्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस पार्टी से छीनना चाहती है? आपको लगता है इसलिए चुना गया करना है? आज देश के सामने एक ही राजनीतिक मुद्दा है, आतंकवाद से हम कैसे लड़ें। पहलगाम के सूत्रधार
को क्या जवाब दे, वो एकमात्र मुद्दा है, वही एक मुद्दा है। ये सब महत्वपूर्ण है, अपना इसका समय आएगा, 50%, 15-5, कास्ट सेंसस, ये सब चलता रहेगा। पर एक ही मुद्दा है आज कि पहलगाम से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान को आप क्या जवाब देंगे, परिवारों को क्या न्याय दिलाएंगे, वही एक मुद्दा है। सर दो सवाल है। लंच टाइम। दो सवाल। एक ये कि आप जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद 50% की सीलिंग टूटनी चाहिए, यानी जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या परसेंटेज में हो उसको उतना ही आरक्षण देगी कांग्रेस या सरकार से मांग करेगी, इस हिसाब से जिस धर्म का जितना प्रतिशत है उतना मिलना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं आप, उस मॉडल को हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में कैसे लागू करेंगे? तमिलनाडु में 90% के आसपास ओबीसी, SC, ST हैं, हिमाचल प्रदेश में वो आबादी आधी से कम है। 69% तक संवैधानिक है, जो अधिनियम 9वीं सूची में है, 69% का अधिनियम है। अगर आप हमारा गारंटी कार्ड देखेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय निकाला गया था, हिस्सेदारी न्याय 5 न्याय थे, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, आज श्रमिकों का दिन है, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हमने क्या कहा है? आरक्षण का हक। यह आपके सवाल का जवाब है। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC को आरक्षण का पूरा हक, ने साफ लिखा है, यह हमारी गारंटी है। हाँ जी। Hi sir, Anant Gupta from Scroll sir. Jairam ji, yeah. या Anant Gupta from एक Scroll. पूछ लीजिए लास्ट। Yeah. As you pointed out, sir, the BJP went into the last Lok Sabha election firmly contesting the idea of the caste census. Do you see yesterday's announcement as some sort of a conceding of a moral defeat by the BJP? Belatedly so, but is it conceding defeat in last year's Lok Sabha elections? It's a moral defeat, it's a political defeat. It's a huge political defeat, it's also a moral defeat. But I'm still unable to understand why the Prime Minister did what he did yesterday. It was sudden, it was unexpected. But it's a good first step forward. Okay?